बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिन टॉक में आज हम आपकी स्किन, हेयर और ब्यूटी ओवरऑल के हवाले से बात करेंगे। पहले ये होता था कि अगर कोई स्किन का या बालों का प्रॉब्लम है तो हम उससे खाने पीने की चीज़ों से रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। फिर अद्वियात आ गई, अद्वियात से कोशिश की जाने लगी। अब जो है, क्योंकि लोगों को मुझे लगता है कि एक जो पेशेंस स्पैन है वो भी बहुत कम होता जा रहा है, तो अब ट्रीटमेंट्स भी आ गई हैं कि अगर आपको झटपट इलाज चाहिए या आपको ऐसा इलाज चाहिए जिसमें 100% रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि दवाओं के बाद आपको कुछ वेट करना पड़ता है, कभी कभी दवाएं बहुत मौसर होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं। सो आज हम आपकी स्किन और बालों पे वो कौन से प्रोसीजर्स हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है स्किन का या बालों का, तो आप अगर वो प्रोसीजर्स करवाते हैं किसी एक्सपर्ट से, स्पेशलिस्ट से, तो आप उसको हल कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नौरीन नजमी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। प्लेजर टू हैव यू। और मेरे ख्याल में ये एक प्लेजर वाला ही सेशन होगा तमाम लोगों के लिए, इस वजह से क्योंकि स्किन और हेयर के इतने प्रॉब्लम है और बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन कोई नई चीज़ आती जा रही है। कुछ तो वही है कि जी स्किन की पिगमेंटेशन है या स्किन का कम्प्लेक्शन इश्यूज़ हैं, पिंपल्स हैं। फिर बालों में अगर आप देखें तो अब मेल है या फीमेल है, वक्त के साथ साथ सबके बालों में थिनिंग होती जा रही है, गैप्स आते जा रहे हैं, हेयर फॉल बहुत है, डैंड्रफ बहुत है। सो ये वाले जो इश्यूज़ हैं, चले बालों की क्योंकि हमने बात की है, पीआरपी आजकल बहुत सुनने में आती है। सो ये पीआरपी क्या ट्रीटमेंट है और इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? पीआरपी बहुत बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है। इट्स प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स ट्रीटमेंट, जिससे हम आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं। आपके ही ब्लड से आपका ही प्लाज्मा लिया जाता है, आपके प्लेटलेट्स लिए जाते हैं और उसको फिर नीडलिंग के ज़रिए दो प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर, मशीन होती है, उसके आगे नीडल्स लगी होती हैं और उसके ज़रिए हम डालते जाते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए हम इंजेक्ट करते हैं और नीडलिंग के ज़रिए उसको पेनिट्रेट करते हैं आपकी स्किन के अंदर या फिर आपके हेड के अंदर, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आपकी होती है। पीआरपी आपके स्किन पे भी यूज़ होती है, फेस पे भी यूज़ होती है, पीआरपी आपके बालों के लिए भी यूज़ होती है। बेसिकली हम प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं ताकि आपकी स्टेम सेल्स के ज़रिए आपकी ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है। जहाँ पे थिनिंग ऑफ हेयर है वहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड हो, और जहाँ पे बाल बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम आपके बाल रीग्रो कर सकें। बट आपको मेडिकेशन भी साथ साथ लेनी पड़ती है, बिकॉज इंटरनल जो आपके डेफिशिएंसीज हैं आपको वो भी कवर अप करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप पीआरपी करवा रहे हो, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपने इंटरनल जो आपके डेफिशिएंसीज हैं उनको कवर अप नहीं करना, उनको भी मेडिसिन के थ्रू कवर अप करना पड़ता है। अच्छा, कितने % रिजल्ट है पीआरपी का? और जिस तरह आपने इसमें बात की कि नीडलिंग होती है, ये सारा कुछ इतना नीडल वर्क है, तो क्या ये बहुत पेनफुल होता है? पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, सुपरफिशियल आपको स्प्रे एनेस्थीसिया होता है या फिर क्रीम एनेस्थीसिया होता है कि आपका जो फोरहेड है या फिर आपका स्किन है, फेस है या फिर आपका हेड है वो सुन हो जाए, ताकि पेशेंट को पेन नहीं। ऑब्वियसली पेन होगा तो इट्स लाइक ब्यूटी प्रोसीजर है, लोग नहीं करवाएंगे, लोग भाग जाएंगे इस तरीके से। तो पहले हम जगह को इतना सुन कर देते हैं कि पेशेंट को पेन फील नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर करते हैं। तो बहुत इसका सक्सेस रेट है कि इतने प्रोसीजर से गुजरे और कितनी सेटिंग्स के बाद सक्सेस होती अच्छा, है? पीआरपी जो है वो थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है हमारा। पीआरपी के तकरीबन आपको 6 to 7 सेशंस लेने पड़ते हैं। इट डिपेंड्स कि पेशेंट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। समटाइम्स रिक्वायरमेंट कम होती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हम ये डिसाइड पहले नहीं कर सकते ट्रीटमेंट करने से पहले। फर्स्ट सेशन जब हम कर लेते हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम पता चलता है कि पेशेंट की अब कंडीशन क्या है और स्किन और बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स कर रही है। तो क्या फिर ट्रीटमेंट चेंज भी करनी पड़ जाती है? जैसे एक पीआरपी का सेशन लिया, उसके बाद आपको लगा कि उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो क्या आप उसके बाद कोई दूसरी ट्रीटमेंट की तरफ भी ले आते हैं? दूसरी ट्रीटमेंट के ऊपर हम तब लेके जाते हैं जब हम 3 पीआरपी के सेशंस कर लेते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं होता। इट विल टेक सम टाइम। पीआरपी से हम जब चेंज करते हैं तो हम स्टेम सेल्स की तरफ चेंज कर जाते हैं या फिर हम मीजोथेरेपी की तरफ चेंज कर जाते हैं। मीजोथेरेपी का रिजल्ट फास्ट भी होता है, और दूसरा ये कि वो एक बना हुआ आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मा का एक इंजेक्शन होता है, जो कि उसके अंदर और भी जो मिनरल्स भी ऐड हुए हुए होते हैं, उसके अंदर बायोटिन भी ऐड हुआ होता है, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा फास्ट आना शुरू हो जाता है। दोनों में फिर ये फर्क मुझे ये समझ आया कि पीआरपी में आपका अपना प्लाज्मा होता है और मीजोथेरेपी में एक बाहर का प्लाज्मा होता है। बाहर का प्लाज्मा होता है, प्लस उसके अंदर बायोटिन होता है, मल्टीविटामिन्स होते हैं। तो ये किसका प्लाज्मा होता है? ह्यूमन प्लाज्मा होता है, एनिमल होता है, या कोई ऐसी क्रिएट किया हुआ है? प्लांट्स के थ्रू लिए जाता है, आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। लाइक स्किन के लिए अलग होते हैं, वाइटनिंग के लिए अलग होते हैं, हेयर के लिए अलग होते हैं।
बट PRP के 3 सेशंस के बाद हमें पता चलता है कि हमें जो है वो चेंज करना है या फिर हमें उसी के ऊपर ही रखना है। एंड PRP का जो सेशन होता है तकरीबन 20 डेज़ के गैप के बाद होता है, ताकि हमें पता चल सके कि रूट्स में से कितने बाल ग्रो हो रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा सेशन होते हैं इसके, इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। समटाइम्स हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, समटाइम्स हम नीडलिंग के जरिए ही एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो मेसोथेरेपी में इसी तरह नीडलिंग होती है? सेम प्रोसीजर होता है, सिर्फ अच्छा। आपका इंजेक्शन का डिफरेंस आता है। एक आपका पर्सनल प्लाज्मा होता है जो कि आपके ब्लड से लिया जा रहा होता है, और एक आपका मेसोथेरेपी जो इंजेक्शन होता है वो एक अलग होता है जो बाहर से आ रहा होता है हमारा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या अंदर कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से यूजुअली हेयर फॉल या हेयर के ये प्रॉब्लम्स होते हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया, चलें ठीक है, ऊपर से तो आपने ट्रीटमेंट करा लिया, मगर कोई चीज ऐसी है, उसकी रूट आपके अंदर है जो खराब हो रही है, जिसकी वजह से ये बाहर का अपीयरेंस खराब हो रहा है, तो वो कौन सी डेफिशिएंसी है और उसके लिए कौन सी ऐसी चीजों का ख्याल करने की जरूरत है कि अगर आप पहले से ही बिफोर टाइम अपना ख्याल करें तो शायद ये नौबत ना आए? सबसे ज़्यादा तो हमारी जो डाइट है वो बहुत ख़राब है। हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। पहले के लोगों के बाल बहुत अच्छे होते थे बिकॉज वो घर की ही डाइट लेते थे। प्लस सब्जियां भी कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो घर में थोड़ा बहुत उगा लें, ताकि वो ऑर्गेनिक की तरफ आप थोड़ा सा मूव कर जाएं। और दूसरा ये कि जो भी खाएं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा खासतौर पे लड़के। वो मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, किसी भी फॉर्म के अंदर रेड मीट या वाइट मीट खाते हैं, लेकिन वो मीट की तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं। जितनी ज़रूरी आपका मीट है उतना ही ज़रूरी आपके वेजिटेबल्स भी होती हैं। वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो कि बालों के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिन आपका लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिंक का इंटेक बढ़ा दें। अच्छा, कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले सेल्फ मेडिकेशन ना लें, पहले अपना टेस्ट करवाएं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे कल भी मैं एक पेशेंट कर रही थी, तो उसका मेन इशू ये था कि मैंने पहले टेस्ट करवाया। मैं कोई भी सप्लीमेंट देने से पहले टेस्ट करवा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाता है, क्लियर हो जाती है पिक्चर कि आपको क्या चीज़ देनी है और किस मिकदार में देनी है। तो मैंने जब उसका टेस्ट कराया तो उसके अंदर ब्लड नॉर्मल रेशो से ज़्यादा था। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आयरन होता है। अगर हम आयरन देंगे और ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको एलोपेशिया आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, हाँ, एंड ही इज द पेशेंट ऑफ एलोपेशिया। हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो टेस्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग टेस्ट नहीं करवाते। मैंने जो मेडिकेशन लिया है वो मैं अपनी दोस्त को बता दूंगी कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बता देते हैं वैसे यूजुअली कि तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हारा जो है विटामिन डी कम है, तुम्हारे में खून की कमी है। मैंने देखा है लोग, एंड इवन डॉक्टर्स वो बोल देते हैं देख के, अच्छा नहीं देखो कितनी पेल हो रही हो, ये कमी है, वो कमी है। एक पेशेंट आई मेरे पास, उनका जो हार्मोन्स का कुछ इशू था, एंड शी सेड कि मेरा हार्मोन्स का ये इशू है। मैं बोला आपके टेस्ट रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं? तो शी सेड कि नहीं, टेस्ट रिपोर्ट नहीं, वो तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया। मैं ये कोई टीवी के डॉक्टर थोड़ी हाथ रखा और बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि अगर डॉक्टर जो कोई टेस्ट लिख के दे रहा है तो शायद लेबॉर्ट्री से उसका कोई ताल्लुक है, हाँ, अपना कोई फ़ायदा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हमें इंटरनल कंडीशन पता नहीं चलती है, हम आउटर साइड को डील नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपके इंटरनल है वही आपके आउटर लुक के ऊपर इन्हांस हो रहा होता है। जैसे कि अगर आप टेंशन में हो कभी, तो आप देखेंगे कि अगर कोई स्ट्रेस हो, टेंशन हो, या आप जो है वो बीमार हो, फीवर वगैरह हो, तो आपके बाल भी झड़ रहे होते हैं। आपकी स्किन के ऊपर सबसे पहले पता लगना शुरू हो जाता है कि आप यू आर नॉट फीलिंग वेल से इनसाइड आपका जो आउटसाइड। अच्छा, इसी तरह फेस के बारे में भी है कि पिगमेंटेशन और ये जो परसिस्टेंट किस्म के पिंपल्स होते हैं यूजुअली इस एरिया में, चीक्स पे लड़कियों को बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लड़कों को भी हो रहे होते हैं। सो इसका क्या इलाज है? क्योंकि वन ऑफ माय कजन्स, उसने बल्कि पिछले दिनों मुझे कहा, जिसके कभी भी नहीं थे, उसके अचानक हो गए, 2 बच्चे हैं और उसके बाद उसके हो गए हैं, तो वो उसको बड़ी बुरा लगता है ऑब्वियसली कि इस तरह से पिंपल्स वगैरह। तो क्या इनके लिए भी यही थेरेपीज होनी चाहिए, यही प्रोसीजर्स होने चाहिए? अच्छा, पहले तो अगर अचानक से पिंपल हुए हैं तो उनको हार्मोन्स का अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा। कि हार्मोनल में बैलेंस तो नहीं हो गया है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से 2 बच्चे हैं उनके। ऑब्वियसली शी इज नॉट इन प्यूबर्टी एज जिनको पिंपल्स निकल सकते हैं। तो पहले वो हार्मोन्स का टेस्ट करवाएं, PCO चेक करें कि उनको ऐसा तो नहीं कोई ओवरी के अंदर सिस्ट हो, और उसके बाद फिर उनको मेडिकेशन भी दी जाएगी और उनको जो है वो ओरल मेडिकेशन की तरफ भी ले जाया जाएगा। उनको डाइट प्लान भी बताया जाएगा कि अपनी रूटीन में ये चीज़ें शामिल करें। प्लस होम केयर भी बताई जाएगी कि आप होम केयर को इस तरीके से रूटीन में लेकर आएँ ताकि एक प्रॉपर क्लीनिंग हो।
और फिर उसके बाद जो प्रोसीजर्स की तरफ भी उनको ले जाया जाएगा। अच्छा, जैसे आजकल ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा किचन में काम कर रही हैं और इसके हवाले से भी अब तो अवेयरनेस बहुत आ गई है। सन ब्लॉक के बारे में बारहा कहा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग ज़्यादा कान धरते हैं। वो वही घरेलू टोटके तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कोई ख़ास ऐसी एडवाइस जो डॉक्टर की तरफ से आ रही हो उसको उस तरह फॉलो नहीं करते। क्योंकि ईद भी आने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में है जो आप लोगों को एट लार्ज कहना चाहें, ख़वातीन को कहना चाहें कि भाई इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है और ये चीज़ जो है ये आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है? अच्छा, फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली ईद आने वाली है ना, एवरीवन वांट कि ईद के ऊपर थोड़ा फ्रेश लुक हो। और वैसे भी मैं कहती हूँ अगर ईद नहीं भी है तो आपकी सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है आपकी शादी है या कुछ है तो फिर आप केयर करो, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक तो प्रॉपर क्लीनिंग का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपनी स्किन को प्रॉपर क्लीन करें। खासतौर पे जब आप सो रहे हो रात को तो उस वक्त मेक श्योर कि आपकी स्किन बिल्कुल डीप क्लीनिंग हुई हुई है आपकी स्किन की। सेकेंड, क्लेंजिंग करनी चाहिए सोने से पहले या अच्छे से फेस वॉश से बस आप? नहीं, 3 प्रोसीजर, 3 स्टेप्स होते हैं इसके बेसिकली। फर्स्ट इज टोनिंग। यू कैन गेट सम टोनर, आप कोई टोनर ले सकते हो, उसको कॉटन में निकाल के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप क्लीन करो ताकि जो पोर्स है वो हमारे बेसिकली राउंड होते हैं। अच्छा। तो वो क्लॉकवाइज भी क्लीन हो जाए और एंटी क्लॉकवाइज भी क्लीन हो जाए, अंदर कोई डर्ट ना रहे। उसमें आपने किचन का काम किया होता है, दिन भर की धूल मिट्टी होती है, अगर आप जॉब करते हो या बाहर जाते हो तो दिन में 3 दफ़ा आप लाजमी उसको यूज़ करो। लेकिन अगर दिन में 3 दफ़ा आप यूज़ नहीं कर सकते तो सोने के टाइम पे एटलीस्ट मेक श्योर कि आप टोनर से 2-3 मिनट्स तक क्लीन करो। टीवी देखते देखते क्लीन कर लो। देन वॉश योर फेस, अच्छे तरीके से अपने फेस को वॉश कर ले। लोग ये बोलते हैं कि हमने टोनर यूज़ करके हम सो गए और हमारी स्किन जो है वो एक्नी निकल रही है, तो जो डर्ट है वो अपनी स्किन के ऊपर आप ले आए, ठीक है। अब उसको रिमूव भी करना है। सही। तो आपने टोनर यूज़ करने के बाद, टोनर से क्लीन करने के बाद आपने फेस वॉश करना है, जो कि रिकमेंडेड सोप है। अगर आपकी स्किन एक्नी है या जो भी रीज़न है उससे जो रिकमेंड किया गया वाला आपने सोप यूज़ करना है। क्लेंजिंग करनी है 2-3 मिनट्स, उसको लगा छोड़ देना है। बिकॉज क्योंकि ट्रीटमेंट सोप्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें मेडिसिन होती है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप फेस अपना वॉश कर लो। उसके बाद अच्छे तरीके से उसको ड्राई करके सीरम या फिर अपनी क्रीम, आप नाइट क्रीम वो ज़रूर अप्लाई करो। ओके। तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। और सिरम, कोई ऐसा सिरम भी बता देना। ये नाइट क्रीम वगैरह वैसे तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की बड़ी महंगी आती हैं, कोई ऐसी चीज़ जो इकोनॉमिकल भी हो और बहुत मुफीद भी हो, अच्छी साबित हो आपकी स्किन के लिए, कोई सिरम ऐसा हो या कोई चीज़ जो आप बताना चाहें? अच्छा, मैं ब्रांड नेम तो ऑब्वियसली नहीं ले सकती, बट विटामिन सी सीरम और हाइलुरोनिक एसिड सीरम, ये 2 सीरम ऐसे हैं जो कि आपको यूज़ करने चाहिए आफ्टर 25। आपको यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। जो बच्चे प्यूबर्टी की एज में आते हैं उनके पेरेंट्स को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग उसी वक्त से ही केयर करना शुरू कर दें अपने बच्चों की। अपने बच्चों को अवेयरनेस दें कि वो एक तो प्रॉपर क्लीनिंग का इलाज करें, अपना क्लीनिंग के ऊपर ध्यान दें प्रॉपरली, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्किन पे डर्ट होता है, ऐसे ही सो जाते हैं, खेलने चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और दूसरा ये कि अगर उनके एक्नी हो रही है तो उनको उसी वक्त ही डील करना है, क्योंकि फिर स्कारिंग होती है, फिर गड्ढे पड़ जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म पे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। अच्छा, एक जाते जाते आखिरी सवाल है, प्री मैच्योर ग्रेइंग का भी बहुत मसला है आजकल। ये 15 साल 12 साल 13 साल में बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, इसके लिए क्या सजेस्ट करती हैं आप? पहले तो जो मदर्स हैं जब वो प्रेगनेंसी जब होती है, ठीक है, तो प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को जो वाइट बाल होते हैं वो उनके ओरिजिन के अंदर आ रहे होते हैं, उनके ओरिजिनलिटी में होते हैं उनके बाल, ठीक है, उनके इनहेरिटेंस में होते हैं या फिर कोई बॉडी के अंदर कोई ऐसी कमी होती है कि जिसकी वजह से बहुत जल्दी उनके जो है वो बाल वाइट होना शुरू होते हैं। प्लस मदर्स को चाहिए कि जब बच्चे छोटे हों तो उनको मदर फीड लाजमी करवाएं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त, उसमें जितने मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब मदर फीड के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली रखे हैं, तो मदर फीड ज़्यादा करवाया करें। और दूसरा, अच्छी डाइट रखें। सिर्फ जंक फूड की तरफ बच्चों को ले जाना कि नगेट्स बना के दे दिए और सॉसेजेस दे दिए या इस तरीके की चीज़ें जो कि आर्टिफिशियल है या फिर फ्रोज़न फूड है, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें और ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को जो है वो अच्छी ग़िज़ा दें। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि कोशिश करें कि अपने घर में ही सब्जियां उगाएं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत उगाएं, ताकि वो एक
जो है वो ऑर्गेनिक फूड बच्चों को भी दे सकें और आप अपने लिए भी यूज़ करें। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर योर टाइम, और इतनी आपने मज़े मज़े की चीज़ें बताई, बड़े अच्छे तरीके से समझा के बताई। आई होप कि मज़ीद समझने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे और लोगों को ये सब कुछ समझ आया होगा। लेकिन बात वही है कि हम बेतहाशा प्रोग्राम्स करते हैं, एक्सपर्ट आके बेतहाशा बातें करते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा सिर्फ उस वक्त होगा जब आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और आप खुद से अपना ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। विद दैट सिन टॉक में नुसरत हारिस एंड टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।